नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 1 मई 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। उससे पहले दोस्तों, मे डे, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्कर, हर साल 1 मई को बनाया जाता है लेबर डे, जिसको आप मे डे भी बोलते हो, वर्कर्स के अकॉम्प्लिशमेंट और कंट्रीब्यूशन को याद रखने के लिए। आज की डेट में एडिटोरियल में भी 2 आर्टिकल इसी इंटरनेशनल लेबर डे से रिलेटेड हैं, तो उनको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 1 मई को बनाया जाता है वर्कर्स डे या फिर मे डे इंटरनेशनली, वर्कर के कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए। 1889 में 1 मई को चूज किया गया था एज द इंटरनेशनल वर्कर्स डे फॉर द सेकेंड इंटरनेशनल नाम की बॉडी के द्वारा, ताकि जो हेम मार्केट अफेयर हुआ था शिकागो में और जो स्ट्रगल था ओवरऑल वर्कर्स का कि भाई 8 घंटे का वर्किंग डे होना चाहिए, इस चीज के रिस्पेक्ट में, इस स्ट्रगल के रिस्पेक्ट में 1 मई को बनाया गया इंटरनेशनल वर्कर डे। चलिए हेडलाइंस देख लेते हैं। हरियाणा में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, लुधियाना टॉक्सिक गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड न्यूज़ है, उड़ीसा की गंजम डिस्ट्रिक्ट में 6000 विलेजर्स को रिलीफ मिलेगी, 38 विलेजर्स को रेवेन्यू स्टेटस दिया गया, इसके बारे में बात करेंगे। फिर ईरान की इब्राहिम रईसी सीरिया का एक विजिट करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और संस्कृत पोएटेस शीला भट्टिकारिका के रिस्पेक्ट में कुछ न्यू हिस्टोरिकल इंसाइट्स निकल के आ रही है पुणे बेस्ड भंडारकर इंस्टीट्यूट के द्वारा, इसके बारे में बात करेंगे। एडिटोरियल्स, इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्लेज के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। प्रायोरिटाइजिंग सोशल जस्टिस को लेकर एक आर्टिकल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लेबर राइट से रिलेटेड यहाँ पे 2 आर्टिकल हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैशेस से रिलेटेड एक आर्टिकल है। तो ये 5 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। लुकिंग अगेन अ टो होल्ड आउटसाइड तेलंगाना, थोड़ा पॉलिटिकल आर्टिकल लगा आपका, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। 5 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स और लगभग 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज। ओके, वर्ड ऑफ द डे देख लीजिए, कोमोडिफाई। कोमोडिफाई मतलब टर्न इनटू और ट्रीट एज अ कमोडिटी। ओके, तो किसी भी चीज को एक कमोडिटी की तरह, एक चीज की तरह यूज करना, उसके साथ किसी भी प्रकार का इमोशनल सेटअप ना रखना, इसको आप बोलते हो कोमोडिफाई। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों। मेरी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर्षित द्विवेदी एजुकेशन ऐप का लिंक मिल जाएगा। ओवरऑल अभी के लिए एक ही कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है, यूपीएससी क्रैश कोर्स, और उसके साथ टेस्ट सीरीज अगर आप अलग से खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो। ओवरऑल बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे कोर्स अवेलेबल है, आप एक बार कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। इस समय पे डिस्काउंट भी अवेलेबल है 15% का, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। एक ऑप्टिमम कॉस्ट पे एक बहुत टेलर मोड कोर्स मिल रहा है 2023 के प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए। जो लोग 2024 से 25 की तैयारी कर रहे हैं वो भी ओवरऑल अपना पिछले 15 महीने का रिजर्वेशन कर, मतलब रिवीजन कर सकते हैं करंट अफेयर्स का और स्टैटिक टॉपिक का इस कोर्स को देख के। साथ साथ टेस्ट सीरीज एक 310 टेस्टों की आपको मिल जाएगी, तो यू कैन अवेल इट इन द ऐप। चलिए पहली न्यूज देखते हैं। जीएस पेपर 3 डिजास्टर, 11 डेड आफ्टर इनहेलिंग टॉक्सिक गैस इन लुधियाना। तो बेसिकली 11 लोगों की, जिसमें 3 बच्चे थे, मौत हो गई है एक टॉक्सिक गैस को इनहेल करके। यह हुआ है संडे को लुधियाना की घियासपुर लोकेलिटी में, जो कि बहुत पॉपुलेटेड है। हाई लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड को एयर में डिटेक्ट किया गया और ऐसा बताया जा रहा है कि एक सीवर से यह गैस निकली है। 4 और पर्सन्स ओवरऑल यहां बीमार भी पड़े हैं हॉस्पिटल में, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। एरिया को सील कर दिया गया। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जो टीम है वो ओवरऑल इस पर्टिकुलर स्पॉट में पहुंच गई, प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर पहुंच गई। एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी यहां पे ऑर्डर हुई है और लुधियाना पुलिस ने FIR दर्ज की है अननोन पर्सन्स के अगेंस्ट। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग। हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग होती है इनहेलेशन की वजह से। लोकल इरिटेंट इफेक्ट्स रिजल्ट्स इन डायरेक्ट इरिटेशन टू आइज। तो अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की पॉइजनिंग होती है, सबसे पहले आपकी आइज के ऊपर इंपैक्ट आएगा। कंजक्टाइवल इंजेक्शन यहां पे हो सकता है, कॉर्नियल इंजरी हो सकती है और लॉन्ग टर्म में आपकी आंख की रोशनी भी जा सकती है। उसके साथ साथ पुल्मोनरी इंजरी भी हो सकती है। पुल्मोनरी इंजरी मतलब आपके लंग्स को नुकसान पहुंच सकता है इस हाइड्रोजन सल्फाइड की पॉइजनिंग के चलते, जिसको आप हेमोरेजिक पल्मोनरी एडेमा भी बोलते हो। होता क्या है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड आपकी बॉडी के अंदर घुसती है तो आपकी बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल साइकोक्रोम ऑक्सीडेशन होता है ना, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अफेक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसके चलते आपका एरोबिक मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। और अगर लंबे समय तक हाई कंसंट्रेशन से आप एक्सपोज्ड हो हाइड्रोजन सल्फाइड के, तो आपकी मौत भी हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड आपकी ब्लड स्ट्रीम में घुसेगी, ओवरऑल आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को कॉज करेगी। न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स जैसे कि डिजीनेस आना, चक्कर आना, सीजा, कोमा, ये सब शुरू हो जाएंगे। और लंबे समय तक एक्सपोज्ड रहे, तुरंत आपको मेडिकल अटेंशन नहीं मिला तो मौत भी हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज, जीएस पेपर 2-3 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज अराइजिंग एम्प्लॉयमेंट हैपनिंग हरियाणा स्लिप्स एज इन्वेस्टमेंट ड्रॉप अमिड वरीज ओवर लॉ रिजर्विंग जॉब्स फॉर लोकल। भैया हरियाणा इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। बहुत जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट आते थे इंडस्ट्री सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में और ऑटोमोबाइल में। कहां पे? हरियाणा के अंदर।
बेसिकली स्किल ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑटोमोबाइल में तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आता है हरियाणा के अंदर, लेकिन हरियाणा में इन्वेस्टमेंट रिसेंटली कम हुआ है। ओवरऑल 2021-22 में पूरे देश का 3% इन्वेस्टमेंट हरियाणा में गया था, लेकिन 2022-23 में नंबर केवल 1.06% पे आ चुका है। 2021-22 में टोटल इन्वेस्टमेंट आउटले हरियाणा में था 56,000 करोड़, जो कि 2022-23 में हो चुका है 39,000 करोड़। देयर इज अ फॉल ऑफ 30% इन इट। और अगर आप देखो तो 2021-22 में हरियाणा इंडिया का 9वें नंबर का सबसे अच्छा स्टेट था इन्वेस्टमेंट को लेके। 2022-23 में रैंक पहुंच चुकी है 13वीं। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इन्वेस्टमेंट हरियाणा के अंदर वो 60% गिरे हैं 2022-23 में। केवल 9,500 करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट आया है हरियाणा के अंदर। अब इसकी वजह क्या है? वजह यह बताई जा रही है कि 2022 की शुरुआत में हरियाणा एक नियम कानून लेके आया है, जिस नियम कानून में यह बताया जा रहा है कि 30,000 रुपए तक की मंथली सैलरी वाले जॉब्स में 75% रिजर्वेशन होगा लोकल्स के लिए, और वो भी प्राइवेट सेक्टर में। सरकारी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। सरकारी रिजर्वेशन कास्ट बेसिस पे होता है, ये आपको मालूम है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बेसिस पे भी होता है। लेकिन यहाँ पे हरियाणा की सरकार ने बोला कि 30,000 रुपए प्रति महीने तक की जो नौकरी है प्राइवेट सेक्टर में, 75% हरियाणा के डोमिसाइल के लिए रिजर्व हो गया। अब इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स वरीड हैं। वैसे तो इस पर्टिकुलर लॉ को कोर्ट्स में ऑलरेडी चैलेंज कर दिया गया है, लेकिन जब भी ओवरऑल बिजनेस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई चीज अंडर एडजुडिकेशन होती है, अंडर लीगल अथॉरिटी होती है, अंदर कोर्ट प्रोसेस होती है, वहां पे इन्वेस्टर बचता है जाने से। इन्वेस्टर एक ऐसी जगह पे जाना चाहता है जहां पे ओवरऑल उसको एश्योरिटी मिले, किसी प्रकार का लीगल लूप होल ना मिले। अब हरियाणा के अंदर ओवरऑल इन्वेस्टर्स के ऊपर इतना बड़ा आप कह लो रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन लगाई गई है, तो यहां पे इन्वेस्टर्स हरियाणा से थोड़ा दूर ही जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप 2021 की 22 की बात करो तो 2021-22 में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर था हरियाणा के अंदर वो था मारुति सुजुकी। 18,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हरियाणा में बनाने की उन्होंने बात की थी। लेकिन रिसेंटली 2022-23 में एक 24,000 करोड़ का प्लांट मारुति सुजुकी बनाएगा कहीं और, ये न्यूज निकल के आई। तो अब इन्वेस्टर्स को यह भी डाउट है हरियाणा के रिस्पेक्ट में कि कहीं 2021-22 का 18,000 करोड़ वाला प्लांट ही तो नहीं 24,000 करोड़ किसी और स्टेट में बना रहे हैं हरियाणा की नई पॉलिसी के चलते। तो काफी कंफ्यूजन है यहां पे, ठीक है ना। 2021-22 के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो 2022-23 में ज्यादातर हरियाणा में जो प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो रियल्टी प्रोजेक्ट है, मतलब रियल एस्टेट से रिलेटेड है। अगर आप देखो तो जो टॉप 10 प्रोजेक्ट्स हैं 2022-23 के, उसमें 6 रियल एस्टेट से रिलेटेड है हरियाणा में। ओके, और ओवरऑल अगर आप देखें तो द 32 न्यू रियलिटी प्रोजेक्ट्स वर्थ 17,986 करोड़, दिस इज 46% ऑफ द टोटल फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑफ 39,000 करोड़। तो 2022-23 में जो नया इन्वेस्टमेंट 39,000 करोड़ का हरियाणा में प्रॉमिस हुआ है, उसका 46% तो अकेला रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में। हालांकि ये रियल एस्टेट के जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं उसमें लो स्किल्ड माइग्रेंट वर्कर्स को काफी नौकरी मिलती है, बट लॉन्गर टर्म में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही बैकबोन बनते हैं एक स्टेट की इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट के। और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स हिल रहे हैं हरियाणा से ड्यू टू द न्यू लॉ ऑफ हरियाणा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो हरियाणा ने अपनी पिछली इन्वेस्टर समिट भी 2016 में बनाई थी। आज की डेट में हरियाणा एक ऐसा स्टेट बनता नजर नहीं आ रहा जो अपने आप को प्रोग्रेसिव स्टेट दिखाए। इनफैक्ट हरियाणा के जो राइवल्स हैं उत्तर प्रदेश, वो ओवरऑल बड़े स्केल पे इंडस्ट्रीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा की शीन यहां पे थोड़ी सी कम होती नजर आ रही है। इस रिस्पेक्ट में कोटा फॉर लोकल्स करके एक फ्रेज यहां पे फेमस हो रहा था, इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, अगर आप आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो ये गारंटी करता है इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंप्लॉयमेंट। पब्लिक इंप्लॉयमेंट के केस में आपको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा व्हेन इट कम्स टू जॉब। जब एजुकेशन के रिस्पेक्ट में रिजर्वेशन होता है वो 15 क्लॉज 4 में आता है, जब ओवरऑल नौकरी के चक्कर में रिजर्वेशन होता है वो 16 क्लॉज 4 में आता है। 16 क्लॉज 2 ये बोलता है कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी एलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। और फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 3 की बात की जाए तो इट प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन बाय सेइंग दैट पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रिस्क्राइबिंग अ रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस फॉर जॉब्स इन एनी पर्टिकुलर स्टेट। तो मतलब रेजिडेंस के हिसाब से अगर आपको किसी नौकरी की एलिजिबिलिटी रखनी है तो ये करने की ताकत केवल पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। तो स्टेट लेजिस्लेटर ने जो प्राइवेट सेक्टर में 75% का रिजर्वेशन किया है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जा रहा है और कोर्ट में मैटर पहुंच रखा है।
जब संविधान बना था इंडिया का, तब इंडिया अलग अलग प्रिंसिपैलिटी से एक देश बन गया था। इंडियन नेशनलिटी की भावना हमारे यहाँ पे निकल के आई थी और साफ साफ बोला गया था कि बर्थ और रेजिडेंस रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए किसी नौकरी का। वो तभी हो सकता है जब पार्लियामेंट स्पेसिफिकली कोई ऐसा नियम कानून पास करे, और यहाँ पे पार्लियामेंट नियम कानून पास नहीं कर रही, राज्य पास कर रही। कुछ लोग बोलेंगे कि फिर कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन कैसे हो रहा है। तो देखिए, कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन का लॉजिक ये है कि आप अनइक्वल लोगों को कंपटीशन के इक्वल बेस पे सेटअप नहीं कर सकते। अनइक्वल लोगों में जो डिसएडवांटेज लोग हैं उनको आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देना पड़ेगा। इस बेसिस पे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को आप जस्टिफाई करते हो, बट उस केस में रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन को प्रमोट नहीं किया जा सकता। ये जो हरियाणा कर रहा है वो रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन है, कोटा फॉर लोकल्स, जो कि सही नहीं है। इस बात को लेकर ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन जब केसेस कोर्ट में चलते हैं तो प्राइवेट कंपनीज थोड़ी सी नर्वस हो जाती हैं और उसके चलते इन्वेस्टमेंट एक स्टेट की चली जाती है, जो हरियाणा में हो रहा है। ठीक है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलना है रिजर्वेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस को लेकर। 1984 में एक रूलिंग है डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। तो डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में साफ साफ बोला कि जो सन्स ऑफ द सॉइल वाली जो थ्योरी है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट इसको सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल इसके अगेंस्ट बात नहीं की। ठीक है ना, कोई एक्सप्रेस रूलिंग नहीं दी ओवरऑल इस बात को लेके, लेकिन हाँ ओरली सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा था कि सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी, जहां पे आप रीजन के आधार पर रिजर्वेशन दे रहे हो, ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर एक सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रूलिंग आई थी 1995 में सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें ओवरऑल राज्य की सरकार की जो पॉलिसी थी 5% एक्स्ट्रा वेटेज देने की लोकल कैंडिडेट्स को, इसको रद्द कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, आंध्र प्रदेश में। फिर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट टीचर्स के अपॉइंटमेंट को इनवैलिडेट किया, क्योंकि जो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड था वो ओवरऑल ये बोल रहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट के या रूरल इलाके के एप्लीकेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे वरीयता दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इस प्रायोरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यूपी पीसीएस के एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को स्ट्रक डाउन कर दिया, जहां पे उत्तर प्रदेश की जो वुमेन है, जो कि ओरिजिनल रेजिडेंट्स उत्तर प्रदेश की, उन्हीं को नौकरी का मौका दिया जा रहा था। तो बेसिकली रीजन के आधार पर ये जो रिप्रेजेंटेशन देने वाली बात है, इसको अलग अलग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल चुकी हैं, स्ट्रक डाउन कर चुकी हैं। नेक्स्ट भाई, जीएस पेपर 2-3 गवर्नमेंट पॉलिसीज गवर्नेंस ट्राइबल वेलफेयर। लाइफ ऑफ 6000 विलेजेस सेट टू इंप्रूव एज 38 विलेजेस इन ओडिशास गंजम डिस्ट्रिक्ट गेट रेवेन्यू स्टेटस। भाई इस पर्टिकुलर रेवेन्यू विलेज का स्टेटस और फॉरेस्ट विलेज के स्टेटस को लेके अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, जहां पे मैंने बताया था कि मणिपुर के एक पर्टिकुलर गांव में फॉरेस्ट ऑफिस को विलेजर्स ने जला दिया था। वहां पे कंतारा मूवी का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो अभी यहां पे क्या हुआ है उड़ीसा के अंदर, कि उड़ीसा के अंदर 6000 विलेजर्स की लाइफ को बड़ा अच्छा कर दिया गया है। 38 अनसर्वेड फॉरेस्ट विलेजेस को रेवेन्यू विलेजेस में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इन पर्टिकुलर विलेजेस में गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स और डेवलपमेंटल बेनिफिट्स लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बेसिकली सरकार यहां पे बहुत पॉजिटिवली बोल रही है कि रेवेन्यू विलेजेस डेजिग्नेट कर दिया गया है फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर इन पर्टिकुलर नए 38 विलेजेस को। तो अब राज्य की सरकार की मशीनरी यहां पे पहुंच जाएगी। मनरेगा का बेनिफिट और बहुत प्रकार के बेनिफिट अब सीधे सीधे लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। पहले जो बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचाने के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन लगती थी, वो परमिशन अभी के लिए नहीं देनी पड़ेगी। और गंजम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नोटिफाई किया है कन्वर्जन ऑफ 38 अनसर्वेड विलेजेस इनटू रेवेन्यू विलेजेस आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ओडिशा। तो बेसिकली ये नोटिफिकेशन बोलता है 13 विलेजेस इसमें सोरादा और पोलासारा तहसील के हैं, 13-13, 7 विलेजेस धाराकोटा तहसील के हैं, 5 विलेजेस कोदला तहसील के हैं गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब इनको रेवेन्यू विलेज यहाँ पे बोला जाएगा। असल में बात ये होती है कि अनसर्वेड विलेजेस में लाइफ टफ होती है। अनसर्वेड विलेजेस में ओवरऑल सरकारी बेनिफिट्स जल्दी पहुंच नहीं पाते हैं, और अनसर्वेड विलेजेस कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर भी आते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर विलेज को आपने फॉरेस्ट विलेजेस डिजिग्नेट किया, तो या तो वो रिजर्व फॉरेस्ट होगा या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होगा। अब बात यह है दोस्तों कि रेवेन्यू विलेजेस एक पर्टिकुलर विलेज का बन जाना कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। यहां पे इन 38 विलेज के केस में क्या हुआ है कि सबसे पहले ओवरऑल जो ट्राइबल्स हैं उनके फॉरेस्ट राइट और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट को रिकॉग्नाइज किया गया। उसके बाद गंजम डिस्ट्रिक्ट के इन 38 विलेजेस को रेवेन्यू विलेज बनाया गया। तो अगर आप ट्राइबल्स के फॉरेस्ट राइट और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट को रिकॉग्नाइज करते हो, तो इसका मतलब यह है कि वो ट्राइबल्स जो लंबे समय से उस पर्टिकुलर जगह पर रह रहे हैं, उनको इविक्ट नहीं किया जाएगा। अगर इविक्शन के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन दे दी जाती है, तो उनको वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेवेन्यू विलेज बनाने में प्रॉब्लम दोस्तों ये हो जाती है कि अगर उनको कम्युनिटी रेजिडेंशियल राइट नहीं मिले हैं उस फॉरेस्ट के अंदर,
तो कल की डेट में रेवेन्यू विलेज बनने के चलते उस पर्टिकुलर विलेज की जमीन के ऊपर उन लोगों का कंट्रोल ऐसा कुछ पक्का नहीं, कभी भी उनको उखाड़ फेंका जा सकता है वहां से। तो इसी रिस्पेक्ट में ओवरऑल कम्युनिटी रेजिडेंशियल राइट्स देने के बाद अगर इसी पर्टिकुलर विलेज को रेवेन्यू विलेज बनाया जाता है तो डेफिनेटली वो लोगों के काम आता है, क्योंकि फिर ओवरऑल सरकारी बेनिफिट जैसे मनरेगा स्कीम का बेनिफिट और जो सरकार के बेनिफिट होते हैं रूरल इलाकों के लिए वो उन पर्टिकुलर विलेज तक पहुंच जाते हैं। अगर वो रेवेन्यू विलेज नहीं है तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल के अंदर आएगा और तब बेनिफिट्स को पहुंचाना विल बी सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी परमिशन दे देता है बट रिस्ट्रिक्शन बहुत होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, प्रॉब्लम ये है। तो अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट इन पर्टिकुलर विलेजेस में एक्टिव हो जाएगा। क्रॉप प्लानिंग, डाइवर्सिफिकेशन, मनरेगा वर्क्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी। कास्ट रेजिडेंशियल इनकम सर्टिफिकेट्स लोगों को बांटे जाएंगे। इंडिविजुअल लैंड टाइटल्स लोगों को आसानी से फैसिलिटेट करवाए जाएंगे। अभी भी देखिए यहाँ पे कंट्रोवर्सी उठेगी। लैंड टाइटल जब आते हैं ना दोस्तों, रेवेन्यू विलेज बन जाता है, सरकार की मशीनरी का इंटरफेरेंस होने लगता है, तो बहुत प्रकार की पॉलिटिक्स जमीन की ओनरशिप को लेकर शुरू हो जाती है। ओके, तो हम बस यही होप करते हैं कि जो पुराने लोग हमेशा से यहाँ पे रह रहे हैं उनको यहाँ पे एविक्ट ना किया जाए, उनको ट्रेडिशनल राइट्स मिले। फॉरेस्ट एक्ट 2006 की बात करें, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की, तो ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू ऑल फॉरेस्ट अनसर्वेड विलेजेस या हैबिटेशन को रेवेन्यू विलेजेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ है, आगे चलते हैं। कॉपर प्लेट्स डिकोडेड बाय पुणे बेस्ड भंडारकर इंस्टीट्यूट शेड लाइट्स ऑन सेलिब्रेटेड एंशिएंट संस्कृत पोएटेस शीला भत्तारिका। जीएस पेपर 1 मिडिवल हिस्ट्री की रिस्पेक्ट से काम की चीजें हैं। तो पुणे बेस्ड भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको आप बोरी बोल सकते हो यहाँ पे, जिसके पास साउथ एशिया का लार्जेस्ट कलेक्शन है मैन्युस्क्रिप्ट्स का और रेयर टेक्स्ट का, यहां पे उन्होंने एक नया डिटेक्शन किया है शीला भट्टारिका को लेकर। शीला भट्टारिका सेलिब्रेटेड संस्कृत पोएटेस थी, संस्कृत में ये पोएम्स लिखती थी एंशिएंट इंडिया में, और अब ये बताया जा रहा है कि ये एक्चुअली में डॉटर थी फेम्ड चालुक्यन एम्पर पुलिकेसिन II। मॉडर्न कर्नाटका में बदामी नाम की जगह पे जो राजा हुआ करता था पुलिकेसिन II, चालुक्यन एम्पर, उसकी बेटी थी कौन? शीला भट्टारिका। ठीक है ना। चालुक्य के जो पुलिकेसिन II है ये इसलिए फेमस है दोस्तों क्योंकि पुलिकेसिन II ने हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज को हराया था। इसको हमने मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ रखा है। तो पुलिकेसिन II का राज था 610 से 642 आप कह लो सी मतलब एडी में, और हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज ने नर्मदा नदी के किनारे 618 में एक जंग लड़ी थी। इनफैक्ट हर्षवर्धन का साउथवर्ड मार्च पुलिकेसिन II ने ही रोका था। ठीक है भाई। तो ओवरऑल ये नए डेसिफरमेंट ये बताते हैं कि शीला भट्टारिका वॉज द डॉटर ऑफ चालुक्यन एम्परर पुलिकेसिन II। फिर यहां पे बात हो रही है एक संस्कृत पोएट क्रिटिक राजशेखरा की, जो 9वीं से 10वीं शताब्दी में रहते थे, एंड ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ गुर्जर प्रतिहार। इसने शीला भट्टारिका की तारीफ की है फॉर हर एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल कंपोजिशंस। फिर इन कॉपर प्लेट्स की डिकोडिंग से एक और चीज बताई जा रही है। शीला भट्टारिका को पहले 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवा की वाइफ बताया जाता था, बट एक्चुअली में अब यह पता चल रहा है कि ये 7th सेंचुरी में एक्टिव थी, 7th सेंचुरी एडी में, और ये पुलिकेसिन II की डॉटर थी। ओके, फिर यहां पे इन कॉपर प्लेट से कुछ और इंफॉर्मेशन सामने निकल के आई है। जो बादामी चालुक्यन रूलर था विजयादत्त, जो कि 696 से 733 एडी तक एक्टिव था, इसने सिक्कतेरी नाम का जो गांव था वो कोगाली विशाया के अंदर, कोगाली विशाया एक ज्योग्राफिकल रीजन था, उसके अंदर सिक्कतेरी नाम के गांव को एक वैदिक स्कॉलर नेम्ड विष्णु शर्मा को डोनेट किया था। किसने? बादामी चालुक्यन रूलर विजयादत्त ने। कब डोनेट किया था? माघ शक ईयर 1638 के अंदर, जो कि 1717 एडी के पैरेलल है। ठीक है। फिर ओवरऑल बहुत सारे बादामी चालुक्य रूलर सत्रशाया नाम का टाइटल इस्तेमाल करते थे, लेकिन सत्रशाया एक्चुअली में नाम था पुलकेशिन II का। ठीक है ना। शीला भट्टारिका के फादर इन लॉ थे मोकरा, ठीक है ना, और मोकरा के फादर थे दुर्विनीता, जो कि एक इंपॉर्टेंट रूलर थे वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के, रूल किया था 529 से 579 एडी। सत्रशाया की बात की जाए तो यह डायरेक्ट नाम था पुलकेशिन II का। शीला भट्टारिका पुलकेशिन II की डॉटर थी। इसकी शादी हुई थी ददिगा के साथ। ददिगा एक प्रिंस था गंगा लीनिएज ऑफ तालाकाड़ का। ठीक है भाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आपको एक और बात बताता हूं, जो गंगा डायनेस्टी थी वो चालुक्याज ऑफ बदामी के सबऑर्डिनेट थे, और जब चालुक्याज ऑफ बदामी की पल्लवाज ऑफ कांची के साथ जंग हुई तो गंगा डायनेस्टी ने चालुक्याज ऑफ बदामी का साथ दिया। इनफैक्ट ऐसा बताया जाता है कि पुलकेशिन II पल्लवा के खिलाफ बैटल में मरा था 642 एडी में। जब पल्लव किंग नरसिम्हवर्मन में पुलकेशिन II के ऊपर अटैक किया, उस जंग में पुलकेशिन II की मौत हुई थी।
तो सिला भत्तारिका के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन देखी। फिर ईरान के इब्राहिम रईसी वेस्ट दमास्कस जाएंगे, सीरिया फर्स्ट सिंस सीरिया वॉर। GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस की काम की चीज़ है। तो ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ये दमास्कस जाएंगे वेडनेसडे 3 मई को, ईरान स्टेट मीडिया ने यहाँ पे बोला। एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 दिन की विजिट है। देखिए बहुत लंबे समय से ईरान सीरिया को सपोर्ट कर रहा है, बट इनके प्रेसिडेंट गए नहीं है, तो अपने आप में इब्राहिम रईसी एक हाई इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेलीगेशन को लेकर जाएंगे 2 दिन के लिए सीरिया के अंदर। ईरान असद का सीरिया का एक बहुत बड़ा मेजर एलाई है, और बेसिकली रिसेंटली ये सब कुछ वेस्ट एशिया में इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक रिप्रोचमेंट हो चुका है, एक प्रकार की मंडवली हो चुकी है। और अब कहीं ना कहीं जो आइसोलेटेड सीरियन गवर्नमेंट है इसके साथ पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड कोऑर्डिनेट करे। तो चूंकि यहां पे ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक मांडवली हो चुकी है, तो इनके प्रॉक्सी वार बंद हो जाएंगे, और प्रॉक्सी वार का एक बहुत बड़ा स्फीयर सीरिया भी था। तो अब सीरिया के अंदर शांति आने के थोड़े चांसेस हैं। हो सकता है सीरिया का जो बायलेटरल इंगेजमेंट है UAE और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज के साथ, वो भी यहां पे बढ़े। पिछली बार अगर कोई ईरानियन प्रेसिडेंट सीरिया में गया था तो वो थे महमूद अहमदीनेजाद, ये सितंबर 2010 में गए थे, और उसके बाद अब जा रहे हैं इब्राहिम रईसी, लगभग 12-13 साल हो चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो तो जब से सीरियन सिविल वॉर शुरू हुआ है तब से सीरिया के मिस्टर असाद 2 बार आ चुके हैं ईरान के अंदर। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी ने बोला है कि ईरान और दमास्कस के बीच में रिश्ते अच्छे होने चाहिए, दोनों कंट्रीज के लिए रिश्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको स्ट्रांग करना ज़रूरी है, वगैरह वगैरह। तेहरान ने फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया है असद रिजीम को। ईरान ने बोला है कि इट हैज़ डिप्लॉयड फोर्सेज इन सीरिया एट द इन्विटेशन ऑफ दमास्कस बट ओनली एज एडवाइजर्स। तो ये सब बातें हैं, मल्टी डायमेंशनल कॉपरेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज, ईरान और सीरिया को लेकर यहाँ पे बातचीत होगी। अगर देखा जाए तो रशिया के साथ साथ ईरान भी मिस्टर असद सीरिया के रिजाइम को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो इस कॉन्फ्लिक्ट में 5 लाख लोग सीरिया के अंदर मर चुके हैं, आधी सीरिया की पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं इस रिप्रोचमेंट के चलते हो सकता है कि हालात थोड़े सुधर जाएं। उसके साथ साथ मंडे मतलब आज के दिन जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, सऊदी अरेबिया और सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर्स को होस्ट करेगा सीरिया के वॉर को खत्म करने के लिए और दमास्कस के डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को कम करने के लिए। Assad is hopeful for full normalization of ties with wealthy Gulf monarchies and other states। तो बेसिकली जो सीरियन सिविल वॉर है, जहाँ पे सीरिया को एक प्रॉक्सी कंट्री बना दिया गया और सब लोग अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हैं, फाइनली यहाँ पे कुछ रिप्रोचमेंट दिखता नजर आ रहा है। चूंकि ईरान के प्रेसिडेंट ऑफिशियली डेलीगेशन के साथ यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आगे आने वाले समय में सऊदी अरेबिया और UAE से भी डेलीगेशन आएगा, और ऐसा बताया जा रहा है कि सीरिया का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन खत्म होगा। अगर सीरिया के बॉर्डर्स की बात की जाए दोस्तों, तो सीरिया किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर लगाता है? तो सीरिया गोलन हाइट्स में बॉर्डर लगाता है इजराइल के साथ, लेबनान के साथ सीरिया का बॉर्डर लगता है, वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी सीरिया है, साउथ में जॉर्डन के साथ बॉर्डर लगता है, ईस्ट में इराक के साथ और नॉर्थ में टर्की के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। एडिटोरियल एनालिसिस पे आ जाते हैं। अब इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्लेज की यहाँ पे बात की जा रही है। बीच में आपको थोड़ा रोक के ऐप के बारे में बताऊंगा दोस्तों, ऐप डाउनलोड कर लीजिए ओवरऑल कोर्सेज को चेकआउट करने के लिए। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पहली मीटिंग एड्रेस कर रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर्स की, सेंट्रल बैंक गवर्नर की अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। ये 24 से 25 फरवरी 2023 को हुई, और वहां पे कंसर्न व्यक्त किया गया कि जो प्रोग्रेस है इंडिया की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के और ग्लोबल कम्युनिटी की, वो थोड़ी स्लो डाउन कर रही है। और बेसिकली कोविड-19 के समय पे ओवरऑल ये ग्रोथ बहुत तेजी से स्लो डाउन कर गई। इनफैक्ट अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगले 1 डेकेड में हम दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन ये इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअली में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी, इस बात को लेकर थोड़ा डाउट है। देखिए, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के फ्रेमवर्क की बात की जाए तो 231 यूनिक इंडिकेटर्स अक्रॉस 17 SDGs इसको लेके बातचीत होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। इनको 2030 तक मीट करने का हम लोग गोल बना के बैठे हैं। अगर देखें तो इंडिया इज रफली हाफवे टू द डेडलाइन। 2030 तक हमें इन गोल्स को पूरा करना है, और इस गोल के पैरामीटर्स का अभी हम लगभग आधा ही अचीव कर पाए हैं, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। इंडिया ओवरऑल कोविड-19 के मोबिलाइजेशन के समय पे कुछ डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स के पास पहुंच गया और कुछ से यहां पे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से दूर हो गया। इंडिया में गुड न्यूज ये है कि जो 33 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें से 14 मीट करने के लिए इंडिया ऑन टारगेट चल रहा है।
लेकिन 19 में इंडिया ऑफ टारगेट चल रहा है। तो जो 33 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें से 14 इंडिया ऑलमोस्ट अचीव कर सकता है, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जैसे कि नियोनेटल और अंडर 5 मोर्टेलिटी, फुल वैक्सीनेशन, इंप्रूव्ड सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस। लेकिन इसमें भी एक कैच है दोस्तों, इंडिया के अंदर अगर नियोनेटल मोर्टेलिटी की बात की जाए तो 286 डिस्ट्रिक्ट्स टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगी। अंडर 5 मोर्टेलिटी की बात की जाए तो 208 डिस्ट्रिक्ट्स टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगी, इसका अंदेशा है। ओके, इनफैक्ट 129 डिस्ट्रिक्ट्स सैनिटेशन टारगेट्स को पूरे नहीं कर पाएंगी जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में देके रखे गए। तो ओवरऑल भले ही 14 इंडिकेटर्स में हम ऑन टारगेट हो, बट उस ऑन टारगेट होने के बावजूद भी टारगेट्स एक मेजर स्केल पे बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे नहीं होंगे। समझ गए आप बात को? हालांकि बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे फेसेट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जैसे कि एलिमिनेटिंग एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड वुमेन हैविंग बैंक अकाउंट्स। ये पर्टिकुलर पैरामीटर बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स में बड़े स्केल पे इंप्रूव भी हुए हैं 2016 से लेकर 2021 के बीच में। फिर 33 एसडीजी इंडिकेटर्स में 19 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जहां पे करंट पेस ऑफ इंप्रूवमेंट इनफ नहीं है एसडीजी टारगेट्स को मीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नेशनल पॉलिसी पुश फॉर क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग, अगर आप देखो तो 479 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि इंडिया की 2/3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये ऑफ टारगेट नजर आ रही हैं। इंप्रूव्ड वाटर में 415 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ टारगेट नजर आ रही हैं। हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज में 278 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ टारगेट नजर आ रही हैं। फिर उसके साथ साथ अगर आप देखो तो अभी की स्पीड पे 3/4 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया की, लगभग 539 डिस्ट्रिक्ट प्रेवलेंस ऑफ गर्ल चाइल्ड मैरिज को 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 0.5% के टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगी। मतलब 539 डिस्ट्रिक्ट्स, हमारे देश की 3/4 डिस्ट्रिक्ट्स ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट ऑफ गर्ल चाइल्ड मैरिज को अचीव नहीं कर पाएंगी। इंडिया के अंदर मोबाइल फोन एक्सेस का एक्सपेंशन हो रहा है, 93% हाउस होल्ड्स के पास मोबाइल फोन्स है। ओवरऑल अगर आप देखो तो केवल 56% वुमेन इंडिया के अंदर मोबाइल फोन्स ओन करती हैं। तो 567 डिस्ट्रिक्ट्स में मोबाइल फोन का पेनिट्रेशन भी पूरी तरीके से वुमेन के पास नहीं है, जो कि ऑफ टारगेट को कंट्रीब्यूट करता है। तो बेसिकली यहां पे हमें करना क्या चाहिए कि हम इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सके। हमने देखा कि ऑन टारगेट 14 में हम लोग ऑन टारगेट है, उसमें भी कुछ लूप होल्स हैं, और 19 में तो हम बिल्कुल ही ऑफ टारगेट है। तो हम कर क्या सकते हैं इस ऑफ टारगेट को ठीक करने के लिए और ऑन टारगेट में जो खामियां इसको ठीक करने के लिए 33 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में? तो पहला बताया जा रहा है strong and sustained political leadership supported by a responsive administrative structure at all levels from national to district level was critical to success of both India's COVID-19 vaccination program and the efficient rollout of comprehensive relief package। तो ये बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग रही, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्ट्रांग रहा नेशनल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तब जाके हम कोविड-19 को कुछ हद तक टैकल कर पाए और कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ पैकेज दे पाए। यही पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिनर्जी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंप्लीमेंट करने के लिए लगानी पड़ेगी। लेकिन अब आप समझो दोस्तों, कोविड-19 का रिस्पॉन्स एक इमरजेंसी थी, तो उसको इमरजेंसी की तरह टैकल किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आज के लिए हमारे लिए इमरजेंसी नहीं है। तो जिस प्रकार से हमने कोविड का रिस्पॉन्स दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का रिस्पॉन्स देंगे, इसके चांसेस कम है। ठीक है, दूसरा क्या बताया जा रहा है कि इंडिया की जो सक्सेस थी कोविड-19 के साथ, इट वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एक्सिस्टिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज न्यू इंडिजीनियस इनिशिएटिव सच एज कोविन डाटा प्लेटफॉर्म एंड आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। तो इस प्रकार के नॉवल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को लाया गया कोविड-19 को हराने के लिए। इसी प्रकार का नॉवल टेक्नोलॉजी इनोवेशन हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए लाना पड़ेगा। तो एक कोऑर्डिनेटेड पब्लिक डाटा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा पब्लिक हेल्थ, पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट के लिए। अलग अलग साइलोड प्लेटफॉर्म्स काम नहीं देंगे, इंटीग्रेटेड डिजिटल रिसोर्स हमें लेके आना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए एज वेल एज स्टेट एंड नेशनल पॉलिसी मेकर्स के लिए। फिर एक टारगेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी लेके आनी है विच शुड बी डिलीवर्ड एट स्केल एंड मस्ट बी एग्जीक्यूटिव एट द सेम टाइमलीनेस ऑफ इंडियाज कोविड रिलीफ पैकेज। एज ऑफ मार्च 2020 की बात की जाए तो इंडिया ने 1.7 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज रखा था। बाद में उसको बढ़ा के 6.29 लाख करोड़ कर दिया गया 2022 में। मतलब 2021 में जब कोरोना फैलना शुरू हो रहा था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर 3.91 लाख करोड़ खत्म किए गए दिसंबर 2022 तक। 80 करोड़ लोगों तक यहाँ पे मदद पहुंचाई गई। तो जिस स्केल पे हमने कोरोना वायरस से लड़ाई की, उसी स्केल पे अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तब जाके अगले एक डिकेड में लोगों की एस्पिरेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल एसडीजी हम पूरी कर पाएंगे। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है।
फिर ट्रेडिंग अ न्यू पाथ, वन दैट प्रायोरिटाइजेस सोशल जस्टिस। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट एच होंगू साहब इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिख रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देखिए, 1 मई को बनाया जाता है लेबर डे। कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स वर्ल्ड वाइड को इस दिन याद किया जाता है। कोविड-19 क्राइसिस के आए 3 साल हो चुके हैं। इन्फ्लेशन, कॉन्फ्लिक्ट, फूड, फ्यूल सप्लाई शॉक हमें दुनिया भर में देखने को मिल चुका है। पैंडेमिक के बाद बिल्डिंग बैक बेटर के कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, और इस बिल्डिंग बैक बेटर में वर्कर्स का इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में रियल वेजेस गिर चुकी हैं, पॉवर्टी बढ़ रही है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस बहुत हद तक अफेक्टेड है, बड़े मोनोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन तेजी से यहां पे ग्रो कर रहे हैं। तो भाई, अगर हमें ओवरऑल चीजों को सही करना है तो हमें अपने फेट, अपनी किस्मत को खुद ड्राइव करना पड़ेगा एक स्टेबल और इक्विटेबल वर्ल्ड बनाने के लिए, और वो सस्टेनेबल तरीके से हमें बनाया जाना चाहिए। सबसे पहले हमारी पॉलिसीज और एक्शन ह्यूमन सेंटर्ड होने चाहिए। बेसिकली लोगों को आप ये आज़ादी दो कि वो अपनी मटेरियल वेलबींग को भी परस्यू कर सके और अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को भी परस्यू कर सकें, फ्रीडम के रिस्पेक्ट में, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में, डिग्निटी के रिस्पेक्ट में, इक्वल अपॉर्चुनिटी के रिस्पेक्ट में। फिर इसके बाद ये बोला गया कि भाई, जो अप्रोच हमें यहां पे अपनानी है वो अप्रोच उस हिसाब से होनी चाहिए जो अप्रोच डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया में लिखी थी। देखिए क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आफ्टर माथ में जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल मेंबरशिप मिली 1940 में फिलाडेल्फिया में, तो वहां पे डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया साइन हुआ। इस डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया में जो प्रोविजंस लिख रखे हैं उन प्रोविजंस को आज की डेट में हम लोग इंप्लीमेंट करके ओवरऑल कहीं ना कहीं ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। ये जो विजनरी डॉक्यूमेंट था डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया, इसने गाइडिंग प्रिंसिपल सेटअप किए थे अपने इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम्स के लिए। कैसे स्पेसिफिक ग्रोथ रेट्स को बनाया जा सकता है, स्टैटिस्टिकल टारगेट को मीट किया जा सकता है, वगैरह वगैरह, इनइक्वालिटी पे फोकस करके, पॉवर्टी एलिवेशन पे फोकस करके, सोशल प्रोटेक्शन को बढ़ा के, वगैरह वगैरह। जो मोस्ट इफेक्टिव वे है इसको करने का वो ये है कि हम क्वालिटी जॉब्स को प्रोवाइड करें ताकि लोग अपने आप को सपोर्ट कर सके, अपना फ्यूचर बिल्टअप कर सकें, डिसेंट फॉर वर्क फॉर ऑल के फिनोमेना को हम फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को रियलिस्टिकली एड्रेस करना होगा। नई टेक्नोलॉजी के आधार पर एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करना होगा और क्रिएट करना होगा। चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज को टैकल करना पड़ेगा। इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे पास जॉब भी रहे, स्किल ट्रेनिंग भी रहे, ट्रांजिशन सपोर्ट भी रहे वर्कर्स और बिजनेसेस के लिए। एक न्यू लो कार्बन एरा में हम लोग सस्टेनेबल ग्रो करें और डेमोग्राफिक चेंजेस को हम लोग अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हमें अपने सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम को रीअसेस करने की जरूरत है, रीफैशन करने की जरूरत है। अब एक लिमिट से ज़्यादा ये सब चीज़ें जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ना तो मुझे बोल बच्चन सा लगने लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ें याद नहीं रहती। मैं कोर स्टैटिस्टिकल फैक्ट बताता हूँ, ये चीज़ें तो आप अपनी भाषा में भी बना के जब पेपर दे रहे होगे तो आप पेपर में लिखोगे ही। अगला आ जाते हैं द इरोजन ऑफ हार्ड वन लेबर राइट्स। ये भी लेबर राइट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि आर श्याम सुंदर साहब ने इस आर्टिकल को लिखा, विजिटिंग प्रोफेसर हैं XLRI ज़ेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के। 1 मई 1886 शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स में एक मेजर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। डेमोन्स्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई 8 आवर के वर्क डे की डिमांड हो रही थी। पुलिस ब्रुटैलिटी हुई इस डेमोन्स्ट्रेशन में और प्रोटेस्टिंग वर्कर्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। फिर अगर आप देखो तो एंटी वर्कर एक्शंस को क्रिटिसाइज करने के लिए लेबर एनार्किस्ट ने 4 मई 1886 हे मार्केट स्क्वायर में एक मीटिंग बुलाई और यह पीसफुल मीटिंग वायलेंट हो गई जब वहां पे जो पुलिस फॉर्मेशन डिप्लॉयड थी, पुलिस रैंक डिप्लॉयड थी, वहां पे एक बम फटा। पुलिस ने फायर किया, रिस्पांस में वर्कर्स और पुलिसमैन की यहां पे मृत्यु हुई और एक पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट एक वायलेंट मूवमेंट में बदल गया और इस मूवमेंट को मार्क माना जाता है, लैंडमार्क माना जाता है इंटरनेशनल स्ट्रगल फॉर वर्कर राइट के रिस्पेक्ट में। 1889 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई और ओवरऑल हे मार्केट स्क्वायर अफेयर जो था वो 1 मई को हुआ था। इस 1 मई को डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल हॉलीडे फॉर लेबर या फिर मे डे। इसको इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी माना जाता है आज की डेट में। फिर आप देखो धीरे धीरे करके चीजें इन्वॉल्व हुई। 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया आवर्स ऑफ वर्क इंडस्ट्री कन्वेंशन, जिसने ओवरऑल प्रतिदिन वर्किंग आवर्स को 8 घंटा कर दिया और प्रति हफ्ते 48 घंटा कर दिया। ब्रिटिश इंडिया ने भी इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया 14 जुलाई 1921 को, लेकिन इंडिया में इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। आज की डेट में एफ्लुएंट कंट्रीज जैसे कि स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड्स इस 8 घंटे को भी कुछ हद तक कम कर चुके हैं। देखिए, वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करने की बात की जाए तो भाई देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आएंगे, इन्वेंशंस आएंगे, वैसे वैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे और मैनुअल लेबर की कम जरूरत पड़ेगी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी और लोगों के पास लीजर टाइम बचेगा ताकि वो ओवरऑल
एक अच्छा समय अपनी फैमिलीज के साथ भी गुजार सकें, सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें, अपने सोशल वेलफेयर को आगे लेके जा सकें, वगैरह वगैरह। लेकिन इंडिया के अंदर एक रिवर्स ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। इंडिया के अंदर बहुत सी राज्य सरकारें फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को अमेंड करके डेली वर्किंग आवर्स को बढ़ा रही हैं। अगर आप देखो तो रिसेंटली तमिलनाडु की सरकार ने और कर्नाटका की सरकार ने डेली वर्किंग आवर्स को बढ़ाने की कोशिश भी की है। वर्किंग आवर्स के रिस्पेक्ट में रिसेंटली दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड की है, जहां पे मैंने आपको बताया है कि इंडिया के अंदर सरकारों का लॉजिक क्या है वर्किंग आवर्स को बढ़ाने का। सरकार ये बोलती है कि दिन के 8 घंटे की बजाय अगर आप 12 घंटे का काम करते हो तो आप 48 घंटे हफ्ते का काम 4 दिन में ही कर सकते हो, तो बचे 3 दिन छुट्टी हो जाएगी। इन 3 दिन में बाकी वर्कर्स को काम दिया जा सकता है, तो वर्कर एम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के अंदर बढ़ेगा। जो लोग 4 दिन की 12 घंटे की शिफ्ट के बाद कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं उनको एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाएगी अपने काम की। तो बेसिकली इस लॉजिक पे ओवरऑल सरकार इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को इंडिया के अंदर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये एग्जाम्पल ले कहां से रहे हैं, तो बांग्लादेश जैसी कंट्रीज से ले रहे हैं, वियतनाम जैसी कंट्रीज से ले रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों, 2022 में ग्लोबल राइट्स इंडेक्स के हिसाब से, जिसको इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस ने लॉन्च किया है, इसने ये बताया है कि बांग्लादेश दुनिया की 10 वर्स्ट कंट्रीज में आता है जहां पे लेबर राइट्स गारंटीड नहीं। देखिए, जो कंट्रीज अभी डेवलप हो रही हैं, ऊपर की तरफ उठ रही हैं, वहां पे लेबर को एक्सप्लॉइट किया ही जाएगा। बांग्लादेश सस्ते रेट्स पे बड़े मेजर बल्क में गारमेंट को एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि बहुत चीप लेबर पे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करके उनसे काम कराया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई वर्कर राइट नहीं है। और आज के इस ग्लोबली कॉम्पिटिटिव दुनिया में हमको बांग्लादेश और वियतनाम जैसी कंट्रीज के साथ कंपीट करना है। इसलिए हमारे देश की अलग अलग राज्य की सरकारें, जो कंपनीज है ना, उनके लिए लेबर लॉस को रिलैक्स करने की बड़े क्वांटम में इन्वेस्टमेंट उन राज्यों में आए, एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस हो, वगैरह वगैरह। तो अगर एक लिमिट से ज्यादा लेबर लॉस को स्ट्रांग किया जाएगा तो कोई इंटरनेशनल कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए ही नहीं आएगी। इसलिए यहां पे लेबर लॉस को हल्का फुल्का ट्वीक किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि अगर आप 12 घंटे की वर्क शिफ्ट रखोगे तो बहुत सारे केसेस में घर से ऑफिस आने में और ऑफिस से वापस जाने में 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाता है। तो कुल मिला के आप 14 घंटे का टाइम मांग रहे हो उस वर्कर से, फिर वो अपने घर में जो तैयार वगैरह हुआ वो टाइम अलग। तो 14 घंटे का काम 4 दिन तक एक हफ्ते में एक आदमी से बहुत ज्यादा हो जाता है। और उसके बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हफ्ते में बाकी दिन उससे काम नहीं कराया जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में इतने लंबे समय तक अगर वो बंदा काम करेगा उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटेगी, ठीक है ना। और इस घटती मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के चलते हम लोग 19वीं शताब्दी के इंडिया में चले जाएंगे, जहां पे ओवरऑल कॉलोनियल बेसिस पे लेबर को सब्जुडिकेट किया जाता था, ठीक है ना। तो कुल मिला के ओवरऑल इंडिया के अंदर कर्नाटक और तमिलनाडु की जो सरकार है उनको प्रो लेबर यूनियनिस्ट के द्वारा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई वेलफेयर के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम पे ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहती हैं, ओवरऑल या तो इनके ऊपर आप प्रॉपर रेगुलेटरी चेक्स लगाओ, जो कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में लगाना मुश्किल है, नहीं तो जो प्रेजेंट लेबर से रिलेटेड कानून है उनको बना रहने दो, ठीक है भाई। तेलंगाना राष्ट्र समिति से रिलेटेड आर्टिकल है, वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा पॉलिटिकल आर्टिकल है इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। फिर नेक्स्ट, फोकस ऑन द बॉर्डर। रिसेंटली राजनाथ सिंह साहब चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ली शुंगफू से मिले, बॉर्डर एग्रीमेंट के रिस्पेक्ट में बातचीत हुई। यहां पर राजनाथ सिंह साहब ने ली शुंगफू के साथ हाथ मिलाने तक से मना कर दिया। ओवरऑल इंडिया ने अपनी पर्टिकुलर पोजीशन को फिक्स रखा है कि ओवरऑल LAC की क्राइसिस, बॉर्डर की क्राइसिस को रिजॉल्व करो तो भी हमारे बायलैटरल रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। चाइना वही अपना राग अलाप रहा है कि लॉन्ग टर्म व्यू लो, जो बॉर्डर पे चल रहा है चलने दो, हम अपने बायलैटरल रिलेशंस को ठीक करें। और नॉर्मलसी इन टाइज यहां पे देखने को मिली नहीं। देखिए, 2 जगहें हैं जहां पे डिसएंगेजमेंट को हम लोग किसी भी हाल में करना चाहती है भारत सरकार, वो है देमचोक और देपसांग। बीजिंग ये बोल रही है कि अप्रैल 2020 में जो कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ था, दैट इज नॉट कंसर्निंग देमचौक एंड डेप्सांग। देमचौक और डेप्सांग में जब तक डिसएंगेजमेंट नहीं होगा तब तक भारत सरकार भी फुलफिल्ड नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे इंडिया चाइना के बीच में जो डिसएग्रीमेंट्स है वो काफी बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि रिसेंटली 18th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल टॉक हुई 4 महीने के डिले के बाद, और उसका कोई जॉइंट स्टेटमेंट निकल के नहीं आया। मतलब ओवरऑल ग्राउंड लेवल के मिलिट्री कमांडर्स के हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं चाइना की तरफ से। डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के अंदर मिलने आए, SCO डिफेंस मिनिस्टर मीट की साइड लाइन पे, वहां पे भी कोई एक प्रॉपर आउटकम निकलता नहीं नजर आ रहा है। तो बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो इतने बड़े स्केल पे लाख सोल्जर्स का डिप्लॉयमेंट हो रखा है और इतनी तेजी से जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन हो रहा है दोनों साइड्स पे, अभी के लिए चीजें शांत होती नजर नहीं आ रही है। और फाइनली, डेस्परेट फॉर जस्टिस। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की फीमेल वेस्टर सपोर्टेड बाय देयर मेल काउंटर पार्ट्स
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट धरने पे बैठी हुई जंतर मंतर में पहले धरना प्रदर्शन हुआ था जनवरी में, अभी के लिए जनवरी में हो रहा है। सेक्सुअल हैरेसमेंट चार्जेस लगाए गए हैं बीजेपी के एक पावरफुल एमपी बृजभूषण शरण के अगेंस्ट। अभी के लिए देखा जाए तो एक कमेटी सेटअप करवाई गई थी, ओवरसाइट कमेटी लेड बाय ओलंपियन मैरी कॉम। ये भी कोई कंक्लूसिव रिजल्ट यहां पे दे नहीं पाई है। सेक्सुअल ट्रांस हैरेसमेंट के एलिगेशंस में अभी के लिए डेली के बेसिस पे जो वर्किंग असाइनमेंट है वो बृजभूषण शरण जी ने जरूर छोड़ दिए, बट अभी भी जो उनकी क्लाउट है रेसलिंग फेडरेशन में वो हटी नहीं है। कहीं ना कहीं इन रेसलर्स के जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस हैं इनको कहीं ना कहीं पीपल इन पावर सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कुछ इस प्रकार का एक मैसेज बाहर के निकल के आ रहा है। फिर इस बीच में रिसेंटली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा ने भी इन रेसलर्स के अगेंस्ट बोल दिया कि ये देश की इमेज को खराब कर रहे हैं। लेकिन ये रेसलर्स बहुत बड़े हैं, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, इन्होंने देश का नाम रोशन किया है ओलंपिक वगैरह में मेडल जीत के। तो बेसिकली अगर ये किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, अगर अपनी प्रॉब्लम को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम का प्रॉपर रेजोल्यूशन जरूरी है। इसको पॉलिटिकल एंगल से देखना सही नहीं है, इसको एक ह्यूमन एंगल से देखना जरूरी है। क्योंकि ये रेसलर्स पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर चुके हैं, तो क्या कुछ चुनिंदा पॉलिटिशियंस के चलते इनके जेन्युइन कंसर्न्स को ब्रश असाइड किया जाएगा? नो डाउट कोई भी पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा पावरफुल हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे रेसलर्स के जेन्युइन कंसर्न्स को देखा जाए। और मेरे हिसाब से दोस्तों तो रेसलिंग फेडरेशन जैसी बॉडीज के हेड कोई जेन्युइन स्पोर्ट्स अथॉरिटी होनी चाहिए, ना कि कोई पॉलिटिशियन। आपका इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे जानने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे वीडियो को फॉलो कर दीजिएगा और हर्षित द्विवेदी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके जो मैंने कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं उनको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।